स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हम हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना अलग अलग विषय लेकर आते हैं खेती किसानी से संबंधित। हमारा मकसद यही रहता है कि उन विषयों के बारे में जितनी जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचा सके। आपके पास कोई सवाल है, समस्याएं आ रही हैं तो उनका निदान आप तक पहुंचा सके। बता दें कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है आज के विषय, आइए बताते हैं। आज हम बात करेंगे सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में, और इसके साथ ही बात होगी प्राकृतिक खेती के बारे में भी। तो दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो जल्द से अपना फोन उठा लीजिए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-1130-660, 1800-1130-661। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, ईमेल भी आप कर सकते हैं हमें। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप तुरंत मेल कीजिए। हम आपके सवालों को कार्यक्रम के दौरान जरूर शामिल करेंगे, जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और जवाब आप तक कौन पहुंचाएगा? हमारे विशेषज्ञ। तो परिचय करवाते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर MC सिंह। बता दें ये प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। बताते हैं सहायक प्रोफेसर हैं रविंद्रनाथ टैगोर कृषि महाविद्यालय मोहनपुर देवघर झारखंड में। डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है बता दिया है हमने आपको। बस अब आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। लेकिन जब भी आप कॉल करें, 2 बातों को ध्यान में रखें। टीवी की आवाज कम कर दें और नेटवर्क एरिया में आकर ही हमें कॉल करें। तो आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। सब्जियों की संरक्षित खेती हमारा पहला विषय है, तो इसके बारे में ही जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, जब हम संरक्षित खेती की बात करते हैं तो हमारे किसान क्या समझे इससे कि सब्जियों की संरक्षित खेती आखिर ये है क्या? जी, जैसे कि आपने कहा संरक्षित खेती से अभिप्राय है कि ऐसी खेती जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी से प्रभाव पड़ता है और उसकी जो फसल है, उत्पादन है, वो अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए हम मौसम के अनुकूल सब्जियां लगाते हैं। तो अगर हम मौसम के विपरीत सब्जियां लगाएंगे तो हमें उस खेती को संरक्षित करना पड़ेगा और उसके लिए एक संरचना की आवश्यकता होती है जिसको हम पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस कहते हैं। तो जब हम पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस का समावेश हमारे कृषि क्षेत्र पर करते हैं तो यह संरचना कोई भी फसल उगाने के लिए सक्षम होती है। लेकिन अगर वो फसल पूरे वर्ष पर्यंत बढ़कर चलने वाली है, उत्पादन देने वाली है, यानी कि हम जिन्हें इनडिटर्मिनेट फसलें कहते हैं, जिनकी लगातार वृद्धि होती है, पुष्पन होता है और उस पर फल आता है और किसान लगातार लंबे समय तक उसकी तुड़ाई करके बाजार में विपणन कर सकता है और अपनी आमदनी को सतत रूप से वर्ष भर बनाए रख सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर संरक्षित खेती क्या है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इससे संबंधित और हम जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल देते हैं। बढ़ता तापमान अपने साथ कई समस्याएं लाता है, जिसका सीधा असर खेतों में लगी सब्जियों पर पड़ता है। ऐसे में या तो सब्जियों के पौधे खेत में झुलसने लगते हैं या फिर खड़ी फसल सूख जाती है, जो किसान के लिए समस्या का सबब बनता है। ऐसे में संरक्षित खेती सबसे अच्छा विकल्प है। संरक्षित खेती में बाह्य कारकों जैसे बारिश, अधिक तापमान, कीटों का प्रकोप आदि से फसलों को सुरक्षा मिलती है। इसके लिए किसान पॉली हाउस या नेट हाउस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बेमौसम की सब्जियां और फलों का उत्पादन लेकर किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एक बार फसल से आय हो जाने के बाद मुनाफे की राहें आसान हो जाती हैं। पॉली हाउस में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें ले सकते हैं। तमाम सावधानियों के बाद पॉली हाउस के इस्तेमाल से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार एक समान होता है, इसी वजह से बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार ली जा सकती है। इस तरह की तकनीक पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित होती है, जो रसायनों से मुक्त होती है, जिससे आय में इजाफा होता है।
मुनाफा अच्छा मिलता रहे, इसके लिए किसान वही फसलें लगाएं जो कम समय में तैयार हो जाए। तो मुनाफे को बढ़ाना है तो आप संरक्षित खेती को अपना सकते हैं। किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, कौन सी फसलें रहेंगी सही, कौन सी किस्में यहाँ पर उपयुक्त हैं, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर सिंह से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारे साथ यहाँ पर एक ईमेल के जरिए एक कॉलर या फिर कहीं दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। और डॉक्टर सिंह, आपके लिए ये सवाल है। स्वप्निल झा जी की मेल आई है हमारे पास और इन्होंने लिखा है कि हमने पहले भी करेले की खेती की है, लेकिन करेले पीले पड़ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने संरक्षित खेती में करेला उगाया है, बेल वाला करेला है, तो अब इसमें दो चीजों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एक तो समय के अनुरूप उसमें पोषक तत्वों का पानी के साथ जाना। तो इसके लिए जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि NPK वो बराबर पानी की एक मात्रा में सुनिश्चित रूप से मिलाकर फसलों को देते रहते हैं। लेकिन जो फलों में पीलापन होता है वो बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी के चलते भी हो सकता है जी। दूसरा जो प्रकाश का आवागमन है, हवा का आवागमन है ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस के अंदर, वो सतत रूप से बना रहना चाहिए। तो अगर इसमें अगर ऐसे ग्रीन हाउस होगा जिसमें कि ज्यादा बढ़ने वाली शाखाओं की कटाई छटाई करके उसका घनत्व कम कर लेंगे, तो लगातार अच्छी धूप फलों के क्षेत्र में भी मिलेगी और उनके फलों का रंग खराब नहीं होगा। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी एक साप्ताहिक रूप से एक एप्लीकेशन भी, जो कि 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर देनी होती है सिंचाई जल के साथ में, तो उसको भी सतत रूप से दे देना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या करना है आपको, स्वप्निल झा जी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, जिससे करेले की आप अच्छी उपज ले सके। इसी के साथ आइए अब डॉक्टर कुमार का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक खेती पर हमसे जानकारी साझा करेंगे। डॉक्टर कुमार, प्राकृतिक खेती से क्या समझें? लगातार हम हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को जागरूक करते रहते हैं, लेकिन आपसे यही सवाल फिर से एक बार, प्राकृतिक खेती से क्या समझें और इसके महत्व क्या है? प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र पर आधारित खेती है। इसमें किसान मिट्टी एवं मानव स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ खेती की लागत में कमी करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ हैं। प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ में सबसे पहला आपका जीवामृत, दूसरा बीजामृत, तीसरा आच्छादन और चौथा वाष्पा है। 4 प्रमुख घटक इसके हैं। इस प्राकृतिक खेती को अपनाने से किसान और पूरा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष पे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मानव जन हैं, ये स्वस्थ रहेंगे। सबका जो है गुणोत्तर विकास होगा और आमदनी किसान की जो है लगातार बढ़ते रहेगी। और इसमें जो भी मृदा है, मृदा का जो संरक्षण करना है और हमारे जो अगले जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को जो भी एसेट्स के रूप में देना है, हम इस प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक खेती हम कहें कि कई मायनों में बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, चाहे हम पर्यावरण के लिहाज से करें, हम मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिहाज से करें, खेत की मिट्टी के लिए कहें, हमारी फसलों की गुणवत्ता के लिए कहें, तो प्राकृतिक खेती के कई लाभ हैं। और किस तरह से आप इसे अपना सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, वो आपको दिखा देते हैं। खेती को सफल बनाने और सुखद परिणाम लेने के लिए जरूरी है कि कृषि प्रकृति के अनुरूप की जाए। इसमें जितना कम रसायनों का प्रयोग होगा, भविष्य उतना ही सुरक्षित माना जाएगा। इसीलिए अब ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिसमें पशुधन का खासा योगदान है। पशुओं के गोबर व गोमूत्र से बेहतर खाद और कीटनाशक बनाया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल जाते हैं। हमारे देश में ऐसे कई किसान हैं जो खेती के साथ पशुपालन नहीं करते। उनके लिए खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। साल 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 3 सालों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इतना ही नहीं, प्राकृतिक व जैविक खेती को और समृद्ध बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों को संशोधित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक खेती को बेहतर तरीके से समझ और अपना सके। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट प्राकृतिक खेती के बारे में जाना और इससे संबंधित और चर्चा करेंगे, लेकिन आज के हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। हेलो 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 जी, नंदस्वरूप जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रकृति की ओर से हमें वर्षा, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, ऑक्सीजन ये तो ऊपर से मिल जाता है, जो हम जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं या हम अपनी फलादी को लग जला देते हैं, जिससे प्राकृतिक खेती में करने में दिक्कत होती है, तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ से हमें विस्तार करना चाहिए? बिल्कुल, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतें, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार? डॉक्टर कुमार, जो भी हमको यूज करना है, चाहे जीवामृत का यूज करना हो, चाहे बीजामृत का यूज करना हो, पूर्ण रूप से गोबर और गौमूत्र पे आधारित हो, पूर्ण रूप से गौमूत्र और गोबर पे आधारित हो। इससे हम क्या कर सकते हैं, बीजामृत मतलब बीज में अमृत के समान जो काम कर सकता है, उसमें बीजामृत, बीज के पे उपचार करेंगे। जैसे बच्चे को जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे को कैसे उसको टीका दिया जाता है, उसी प्रकार बीज को हम टीका के रूप में बीजामृत का उपयोग करके टीका के रूप में उसको हम गोबर से, गौमूत्र से बना के उसको हम यूज कर सकते हैं। और जीवामृत के रूप में जब भी अगर हम बीज के रूप में नहीं, बीज में अगर उपयोग नहीं कर पाए तो हम उसके पौधे में उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो हमको टाइमली यूज करना है, कुछ सावधानी बरतनी है। सावधानी यही बरतनी है कि हम टाइमली इसका एप्लीकेशन करें, ये नहीं कि उसमें कुछ रासायनिक खाद मिला रहे हैं। अगर हमारी स्थिति फसल अगर दिख रहे हैं कि फसल अगर ठीक नहीं है तो उसमें हम रासायनिक खाद कभी भी नहीं मिलाएंगे। जो है हमको केचुआ, जो भर्मीवास जो है, केचुआ से जो भर्मीवास निकलता है, हमको 1 एकड़ में 8 से 10 लाख केचुओं की संख्या को बढ़ाना है। तो हम खेत में केचुओं की संख्या को बढ़ाएं, जिससे हमारा वहां मॉइस्चर लेवल बढ़े, आच्छादन उसका बढ़े, उसकी उपज अच्छी हो। तो ये सब चीज हमको ध्यान में रखना है कि हम केचुओं की संख्या को बढ़ाएं, गौमूत्र का उपयोग करें, गोबर का उपयोग करें और अच्छी और परंपरागत बीज जो हमको अवेलेबल भी हो है, आसपास में जो भी अवेलेबल है उसका हम उपयोग करें। और समय समय पे हम पानी का उपयोग करें, स्प्रे के माध्यम से, इरिगेशन जो भी है साधन है उनके पास, उस माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए तमाम सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं अगर आप प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हरियाणा महेंद्रगढ़ से, संजय सिंह जी, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो संजय शर्मा जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। ये खुम्ब की खेती करना चाहते हैं मैडम जी, कैसे? खुम्ब की खेती करना चाहते हैं, मशरूम उत्पादन यहाँ पर करना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और साथ ही साथ सब्जियों की खेती की। डॉक्टर सिंह, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे? हाँ, अगर ये मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि जो इनके पास सुविधाएं हैं उसमें जो ये पहले बीज खरीदेंगे उसका, और इसके लिए जो या तो संरक्षित एक संरचना बना लें, पॉली हाउस, पॉली घर बना लें जी, उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन सावधानी ये रहे कि जो अपेक्षित आर्द्रता है वो काफी बनाए रखनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा छाया चाहिए होती है दिन में, यानी अंधेरे जैसा करना पड़ता है। तो अगर ये छप्पड़ का भी बनाएंगे या एक इंसुलेशन सीट आती है उसका बनाएंगे तो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें ये कर सकते हैं। और इनको स्पॉन जो सोर्स है इसके जो मान्यता प्राप्त बीज बनाने वाली जगहें हैं, जैसे हमारा सोलन में है मशरूम का जो सेंटर है, वहाँ से ये इसकी उपलब्धता है, वहाँ से ले सकते हैं। और प्राय जो इसका स्पॉन लगाया जाता है वो एक तो अभी इस दौरान लगाया जाएगा,
जो फरवरी मार्च में और दूसरा अक्टूबर नवंबर में। वो इसलिए लगाया जाएगा कि इस समय जो अपेक्षित आर्द्रता और तापमान जो है नियंत्रित हो सकते हैं बहुत आसानी से, और उसके बाद जो मशरूम है ये सतत रूप से आपको बढ़वार देता रहेगा और इसमें आपकी जो उपज है वो काफी अच्छी आएगी। बिल्कुल। तो देखिए, खुम्ब उत्पादन आपको करना है तो किस तरह के कदम उठाने हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। साथ ही साथ अगर आप प्रशिक्षण ले लेंगे तो और भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र का आप यहाँ पर रुक कर सकते हैं। समय समय पर यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, या फिर जैसे हमारे विशेषज्ञ ने जिक्र किया सोलन में, तो यहाँ पर बहुत बड़ा संस्थान है खुम्ब अनुसंधान निदेशालय, वहां का भी आप रुक कर सकते हैं, पूर्ण जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर जुड़े हुए हैं कपूरथला से हरि सिंह जी। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब जी, करेले की कोई ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी बताई जाए। और दूसरा सवाल है कि जो तरबूज है जी, इसकी कोई ज्यादा झाड़ देने वाली कोई, करेले और तरबूज के बारे में आप जानना चाहते हैं, अच्छी वैरायटी आप जानना चाहते हैं, ऐसी किस्म बताई जाए कि ज्यादा पैदावार मिल सके। जी हाँ, डॉक्टर सिंह। अभी हमारे संस्थान ने करेले की एक प्रजाति का विकास किया है जिसका नाम है पूसा रसदार। और ये जो इस करेला है इसमें कड़वापन बहुत कम होता है और इसका वजन भी काफी अच्छा होता है और देखने में भी बहुत सुंदर होता है, यानी जैसे कांटे वाली धारियां जैसी होती हैं वो बहुत कम होती हैं इसमें, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इसको आप ले सकते हैं पूसा संस्थान से, जो हमारा सब्जी संभाग है, सब्जी विज्ञान संभाग है, वहां से। और दूसरा आपका जो सवाल था तरबूज का, जो हमारा संस्थान है बेंगलोर में, जो बागवानी संस्थान है वहां पर हरा मधु, अर्का मधु नाम से एक तरबूज की वैरायटी है, वहां से उसको ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी वैरायटी है वो, छोटे फल भी अंदर से बहुत अच्छे लाल होते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कौन कौन सी वैरायटियों का आप चयन कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है, और ऐसी ही अहम जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है सब्जियों की संरक्षित खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इन दोनों ही माध्यमों से आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से लक्ष्मण सिंह जी, जानते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर मुझे ये सवाल था कि मुझे खीरे की खेती करनी है सर। खीरे की खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी, खीरे की खेती के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर सिंह? तो मैम मुझे खीरे की खेती करनी है जी, इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। बिल्कुल। ये जो खीरा है ये थोड़ा गर्मी के मौसम की फसल है, और इसमें बस आपको अगर पॉली हाउस भी है आपके पास तो
प्राकृतिक रूप से जो संवहित पॉली हाउस है यानी नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है वह भी काम करेगा, जिसको हम कम लागत का पॉली हाउस कहते हैं। तो जिसमें कूलिंग और हीटिंग की व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी आप 3 फसल एक साल में ले सकते हैं। ये जो खीरा है ये चाइनीज़ कुकुम्बर है और इसको लोग स्लाइसिंग कुकुम्बर भी कहते हैं। इसकी 3 फसल ले सकते हैं और आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा अपने क्षेत्र के हिसाब से, अगर तापमान वहाँ ज़्यादा रहता है तो आप जो वैरायटीज़ हैं जैसे कियान है, हिल्टन है, सेटिस है, इनका चुनाव करें। अगर टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है तो मल्टी स्टार और सन स्टार जैसी किस्में हैं उनका चुनाव करें। और अगर आमतौर पर जो तापमान है वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है, यानी आपके क्षेत्र में अगर तापमान बहुत ज़्यादा नहीं जाता, अपेक्षित आर्द्रता बहुत कम नहीं होती है, तो आप असलान एक किस्म है, नई किस्म है, उसका चुनाव कर सकते हैं। और एक किज नाम की एक नई हाइब्रिड किस्म आई है खीरे में जो लंबा और हरा खीरा होता है, तो उसका चुनाव कर सकते हैं और जिसकी बाजार में भी मांग अच्छी होती है। बिल्कुल। तो खीरे की कौन सी प्रजातियां हैं जो आप चयन कर सकते हैं, किस तरह से खेती कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। एक ईमेल आई है हमारे पास संबलपुर ओडिशा से आलोक रंजन साहू जी की। डॉक्टर कुमार, आपके लिए है ये सवाल, नेचुरल फार्मिंग में एनपीके की पूर्ति कैसे करें, क्या कहेंगे? एनपीके नेचुरल फार्मिंग में एनपीके की पूर्ति करने के लिए इसमें जो हम बीजा अमृत यूज कर रहे हैं, सबसे पहले जो बीजा अमृत यूज कर रहे हैं तो बीजा अमृत के माध्यम से होगा। अगर उसके माध्यम से नहीं हो गया तो जीवा अमृत है। जीवा अमृत का 3 प्रकार है। सबसे पहला तरल जीवा अमृत, दूसरा है अर्ध ठोस जीवा अमृत, तीसरा है ठोस जीवा अमृत। तो सबसे पहले अगर आसानी से अगर हमको उपयोग करना है तो तरल जीवा अमृत का यूज आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये तरल अवस्था में रहता है। इसको हम पानी छान के और इसके ऊपर हम स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। अर्ध ठोस जीवा अमृत जो है वो गोल गोल बना के आकार में रहता है, उसको हम धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे 5 से 6 इंच के नीचे डालते हैं। जब हम उस पे हम इरिगेशन मतलब पटवन करते हैं, पटवन के माध्यम से ये पूरे खेत में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनपीके है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम है, इनके माध्यम से इनकी पूर्ति बहुत आसानी तरीके से हो जाती है। और घन जीवा अमृत, अगर घन जीवा अमृत जो है उसका उपयोग जो है हर एक प्लांट के ऊपर जो है, जब हम प्लांट सेचुरेशन अवस्था में आ जाता है तो उसके ऊपर में भी हम उसके नीड के अनुसार, उसके उपयोगिता के अनुसार उस पर हम उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आलोक जी, कैसे आपको यहाँ पर एनपीके की पूर्ति करनी है जब आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ ने अच्छे से समझा दिया है। बढ़ते हैं आगे। गोंडा उत्तर प्रदेश से आनंद जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। ये चाहता आपसे कि उत्तर प्रदेश में कद्दू की कौन सी वैरायटी उपयुक्त होगी लगाने के लिए और किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल। कद्दू लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, कौन सी वैरायटी उपयुक्त रहेगी डॉक्टर सिंह, और मिट्टी कैसी हो? देखिए, अगर आप कद्दू लगाना चाहते हैं तो आप जो अगर चप्पन कद्दू की बात कर रहे हैं तो इसमें गोल्डी नाम से एक बहुत अच्छी किस्म है, उसका चुनाव कर सकते हैं। और छोटे आकार की होती है, छोटा साइज होता है और बाज़ार में इसकी मांग भी अच्छी है और अच्छे दामों में बिकती है, तो इसको आप कर सकते हैं। और इसको मौसम से पहले भी उगाया जा सकता है। छोटी जो प्राकृतिक ये टनल होती हैं, प्लास्टिक टनल, उसमें आप उगा सकते हैं और जैसे ही मौसम अच्छा आता है तो इसको आप निकाल दें टनल को और आपका समय से पूर्व ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो ये जो चप्पन कद्दू है इसकी मांग भी अच्छी होती है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। जी बिल्कुल। तो आनंद जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। विपिन जी जुड़ गए हैं सागर मध्य प्रदेश से, आइए जाने उनका सवाल। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। डॉक्टर साहब को जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि संरक्षण खेती में कौन कौन सी सावधानियां या फिर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा सवाल ये था कि क्या सभी तरह की सब्जियों की खेती पॉली हाउस में की जा सकती है या फिर कुछ सब्जियां हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते या फिर उसका पैदावार सही नहीं होता है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप ऐसे में? संरक्षित खेती में अगर आप सभी फसलों को करेंगे तो शायद आर्थिक लाभ उतना अच्छा आपको नहीं होगा। इसलिए जो विशेष सब्जियां हैं, खास तौर पर जिनको हम उच्च मूल्य वाली सब्जियां कहते हैं,
या जो सलाद में खाई जाती हैं उनको आप करेंगे तो आप अपेक्षाकृत ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। इसमें जैसे शिमला मिर्च है, सलाद के लिए इस्तेमाल होती है। टमाटर है, वो भी स्लाइसिंग टोमेटो होता है, उसको भी सलाद में अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। और खीरा जो कि चाइनीज कुकुम्बर है, मीठा खीरा भी जिसको कहते हैं, जिसमें कड़वापन नहीं होता है, बीज रहित खीरा होता है, उसको आप पूरे साल उगा सकते हैं। और जो शिमला मिर्च और टमाटर की फसल है वो 10 से 11 महीने की होती है। इसका मतलब है कि जो आपकी जो मांग है वो पूरे वर्ष भर एक जैसी रहेगी और आपका उत्पादन लगातार निकलेगा। तो बढ़ते हुए दामों के समय भी आपको मुनाफा होगा और कम जो ज्यादा मांग वाला क्षेत्र है उस समय भी आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि ये टमाटर और शिमला मिर्च है ये सलाद में इस्तेमाल होते हैं, तो इनका बाकी किस्मों के साथ कंपटीशन नहीं होता है। जैसा आपने कहा कि कौन सी सब्जियां नहीं उगा सकते हैं, सभी सब्जियां उगा सकते हैं, लेकिन वो 2, 3, 4, 5 महीने की होती हैं, लेकिन बाकी आपको फिर दूसरी फसल लगानी पड़ेगी। तो हर मौसम में या हर बार फसल लगाने का जो खर्चा होता है पॉली हाउस में वो ज्यादा आता है, इसलिए मैंने कहा कि आर्थिक रूप से वो ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन जो उच्च मूल्य वाली फसलें हैं जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, खीरा है, या अब बीज रहित करेला भी आ गया है, या जैसे अभी तरबूज की बहुत सारी किस्में हैं जिनको आप पॉली हाउस में या सुरक्षित खेती में उगा सकते हैं और अच्छी तरह से उसका जो लाभ आपको बेमौसमी मिलेगा। आपने देखा होगा सिर्फ मौसम में ही तरबूज खरबूज खाया जाता है, लेकिन अगर सुरक्षित खेती में उगाएंगे तो आप पूरे साल भर भी तरबूज और खरबूज का उत्पादन ले सकते। बिल्कुल। एक और सवाल था इनका कि सावधानी क्या बरतें, और यही सवाल हमारे एक और दर्शक ने भी हम तक पहुंचा दिया है। अंकुर सहाय जी की अभी अभी मेल आ गई है हमारे पास, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ये, कि संरक्षित खेती अगर हम करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, लाभ क्या है। तो विपिन जी का भी यही सवाल है और अंकुर जी का भी यही सवाल है, क्या सावधानियां बरतें? जी, संरक्षित खेती का मतलब होता है फसल के लिए संरक्षण, और अगर फसल में किसी भी प्रकार से कीड़े मकोड़े या व्याधियां आ गई तो उसके लिए भी वो उपयुक्त वातावरण होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। पहले तो ये बीमारियां आए ही नहीं, ये खासकर आती हैं हमारे जो काम करने वाले मजदूर हैं या काम करने वाला स्टाफ है, वो बाहर से अंदर जाता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को ले जा सकता है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी सी ड्रेस होनी चाहिए, सैनिटाइज्ड होनी चाहिए, 2 दरवाजे पॉली हाउस में होने चाहिए ताकि घुसते समय हवा सीधे ना आए, एक दरवाजा बंद हो तो तब दूसरा आप खोलकर अंदर जाएं। तीसरा यह है कि समय समय पर जो इसकी दीवारें हैं वहां से बहुत छोटे अगर कट लगे होंगे या क्षेत्र खुला होगा नेट से, तो वहां से भी कीड़े मकोड़े और बाकी जो फंगल स्पोर होते हैं वो वहां से हवा के साथ आ सकते हैं। तो उसका ध्यान रखें कि ऐसे प्रक्षेत्र आपके पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में ना हो, और अगर हो भी तो वहां पर एक बचाव के लिए इंसेक्टिसाइड अथवा फंजीसाइड का स्प्रे लगातार प्रोटेक्शन के रूप में करते रहना चाहिए। दूसरा यह है कि दिन के मध्य में आपका पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस बहुत गर्म हो जाता है, तो उस समय इसके पर्दे जो है बहुत अच्छी तरह से खुले होने चाहिए ताकि बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर निकल जाए, ताकि गर्मी ना बने। और सुबह शाम सर्दियों के मौसम में ये जो पर्दे हैं जिनको हम कर्टेन्स कहते हैं वो डाउन हो जानी चाहिए और सुबह 11 बजे वो अप हो जानी चाहिए, ताकि हवा का जो संचार है वो बना रहे और नियमित रूप से अच्छी धूप और हवा आपकी फसल को लगे। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षिक आर्द्रता। अगर अपेक्षिक आर्द्रता बहुत ज्यादा हो जाती है पॉली हाउस के अंदर तो उसको एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से निकाल देना चाहिए या पर्दे ज्यादा खोल के रखें, तो उससे फंगल जो इन्फेक्शन है कवक जनित बीमारियां होती हैं वो नहीं लगती हैं। तो देखिए तमाम सावधानियां हैं जो बरत सकते हैं। तो विपिन जी, अंकुर जी, आपका सवाल था कि किन बातों का ध्यान रखें, तो यही वो बातें हैं, आप इनको ध्यान में रखकर चल सकते हैं। गुजरात गांधीनगर से चंदर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलो सर, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। आप टीवी की आवाज कम कर दीजिए और फोन पे हमसे बात कीजिए सर। हाँ, आवाज कम नहीं है क्या? वो पूसा के सीड है ना, वो नहीं मिलते यहाँ। पूसा के बीज जो है तो बंद कर दिया बिल्कुल, देखो बिल्कुल। हाँ, वो सीड नहीं मिलते यहाँ गुजरात में। बिल्कुल। हाँ देखिए, जो हमारे संस्थान की वेबसाइट है
उस पर जो बीज की उपलब्धता है वो हर कैलेंडर वर्ष में दे दी जाती है, समय आने से पूर्व दे दी जाती है। तो हमारे संस्थान की वेबसाइट पर आप बीज की उपलब्धता का पेज देख लें और उसमें जो बीज उपलब्ध है उसको उसी संपर्क नंबर पर आप बात करके, व्हाट्सएप नंबर पर बात करके आप कुरियर से भी मंगा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे संस्थान में है। बिल्कुल, तो आप इसके माध्यम से तो मंगा ही सकते हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी और है आपके लिए, पूसा में 2, 3, 4 मार्च को पूसा मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। अगर आपके लिए संभव है तो आप दिल्ली का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम जितने भी बीजों की उपयोगिता होती है, जरूरत होती है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और आपको तमाम जानकारियां जो है, नई नई जानकारियां भी यहाँ पर मिल सकती हैं। तो केवल आप ही नहीं बल्कि हमारे देश भर के किसानों के लिए ही जानकारी है। 2 से 4 मार्च तक पूसा में कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग जरूर यहाँ का रुख करें और अपने आप को जागरूक भी करें। तो बिल्कुल ऐसी ही और जागरूकता भरी जानकारियां पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मजा आइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हमारी चर्चा जारी है सब्जियों की संरक्षित खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में। सवाल है आपके पास कोई, हमें आप फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपके लिए दोहरा देते हैं, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप झट से हमें ईमेल कर दीजिए। बता दें, फेसबुक के माध्यम से एक सवाल हम तक आप पहुंचा है और डॉक्टर कुमार ये सवाल आपके लिए है। भेजा है हमें देव यादव जी ने मध्य प्रदेश गुना डिस्ट्रिक्ट से। इनके गांव का नाम है ककरियाई और ये कहना चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता हूं, प्रमाण पत्र भी लेना चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार, कहाँ ये ट्रेनिंग ले सकते हैं? हाँ, ये जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, अपने नियरेस्ट जो है नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र केवीके के माध्यम से वहाँ उनकी जानकारी मिल जाएगी जी। आपको केवीके में जो साइंटिस्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, उस वैज्ञानिक से बात करके उनको सर्टिफिकेशन के बारे में भी बताया जाएगा और जहाँ से वो सर्टिफिकेशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन
बिल्कुल। तो देखिए, तमाम जो जानकारियां हैं, ट्रेनिंग कहाँ पर ली जा सकती है, कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीकी जो भी हो वहां पर आप रुक कीजिए। समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और अगर वहां पर नहीं भी है तो वो भी आपको यहां पर जागरूक करेंगे कि नजदीकी कोई कृषि विश्वविद्यालय है तो वहां का भी रुख आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको संपर्क करना होगा नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र का। हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंह, आपके पास आना चाहेंगे। आप लगातार हमारे किसानों को बता रहे हैं कि वो पॉली हाउस में खेती करें, लो टनल बना के खेती कर लें, लेकिन इसमें खर्चा आता है, तो सरकार की तरफ से कोई मदद दी जाती है इसमें? जी बिल्कुल। जैसा आपने कहा, संरक्षित खेती के लिए जो पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो जो हमारी सरकार है वो एक तो मिशन हॉर्टिकल्चर है हमारी सरकार का, केंद्रीय सरकार का, जिसके माध्यम से जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है NHB, उसके माध्यम से सब्सिडी दी जाती है प्रोजेक्ट्स बनाकर। तो इसमें लगभग 50 से लेकर 65% तक जो सब्सिडी है वो दी जाती है। और अगर इसके साथ साथ जैसे बीज है या पौधे हैं, वो उसको खरीदने के लिए भी पहली बार एक ही बार एक मुश्त लगभग 60 से 75% तक भी सब्सिडी किसान को उपलब्ध होती है। तो पॉली हाउस बनाने के लिए जो सब्सिडी है वो राज्य सरकार के माध्यम से जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से जिस जिले के वो किसान हैं उनको संपर्क करके वहां से उपलब्ध है, तो वहां संपर्क कर सकते हैं। रही आपने जैसे कहा प्लास्टिक लो टनल की, तो उसमें बहुत खर्चा नहीं आता, 5 से 7% एक्स्ट्रा खर्चा आता है। ये 15, 20, 25 माइक्रोन की एक फिल्म होती है जो कि बहुत ही हल्की होती है और बहुत कम दाम में आ जाती है। तो इसको एक या 2 महीने के संरक्षण के लिए एक टनल बनाकर उसमें फसल लगा सकते हैं। इसका यही फायदा है कि जो भी फसल हम लगाते हैं फरवरी मार्च में, उसको हम 1 से 1.5 महीने पहले लगा लें, ताकि मौसम अनुकूल आने पर उसमें फलन शुरू हो जाए और बाजार में हम अर्ली यानी सबसे पहले अपना उत्पाद लेकर जा सकें, जिसका उच्चतम दाम मिलता है। तो किसान को एक तो उपज भी ज्यादा मिलती है और दूसरा बाजार में इसका मूल्य अधिक मिलता है। तो इसका जो 10 से 15% का भी अगर एक्स्ट्रा खर्चा है तो वो 2 से 3 गुनी फसल होने पर निकल जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पॉली हाउस लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है, हम क्यों इसको अपनाएं, तो ऐसे में अब ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि सरकारी मदद आपको यहाँ पर मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, अनुदान राशि दी जाती है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी जो है आपके क्षेत्र में, आप उनको संपर्क सबसे पहले कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। करनाल हरियाणा से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल आइए हम जान लेते हैं। जयराम सैनी जी फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा सवाल है जी कि हमने शिमला मिर्च और टमाटर लगाई जी। आप अपना सवाल दोहराइए। शिमला मिर्च और टमाटर लगा जी जी, उसकी ग्रोथ नहीं रही, क्या दवाई डालनी चाहिए? शिमला मिर्च और टमाटर लगा रखा है, उनकी बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है, डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे? जी, जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत किसान ऐसे हैं जिनको काफी कम पता होता है कि जो शिमला मिर्च की फसल है उसको हमें थोड़ा समय से पहले लगाना चाहिए। समय से पहले का मतलब है कि अगस्त और सितंबर के माह में ही लगा देना चाहिए। बहुत सारे किसान हैं जो दिल्ली के परिनगरीय क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्रों में लगाते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रकाश की अवधि है, वो टाइम है, वो बहुत कम हो जाता है, दिन की लंबाई कम हो जाती है, तो फसल की उतनी अच्छी बढ़वार नहीं आती। जब फसल की अच्छी बढ़वार नहीं आती है तो उस पर फल भी देर से आते हैं और अच्छे नहीं आ पाते हैं, और तभी ये ग्रोथ टेम्परेचर कम होने की वजह से कम हो जाती है। तो आप सुनिश्चित करें कि जब भी आप अगली बार आप शिमला मिर्च की खेती करें तो आप सुनिश्चित रूप से सितंबर के दूसरे सप्ताह से पहले अपनी रोपाई कर दें ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस में। उसके बाद इसकी कटाई छटाई करके फसल की देखरेख करें, तब आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। और जब फसल में फल पकने का, रंग बदलने का टाइम आ जाएगा, तो जो कम तापमान होता है और कम
सूर्य के प्रकाश की अवधि कम हो जाती है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो जो फल लग चुका है वो उसको पकने में टाइम लग जाता है, और जैसे ही वो फसल तुड़ाई होती है तो दूसरे जो ग्रोथ है वो जैसे फरवरी मार्च वाली फिर वो सतत रूप से चढ़ने लगती है। क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं वो अपने पॉली हाउस को सर्दियों में थोड़ा गर्म नहीं कर पाते, गर्म नहीं रख पाते हैं। जी बिल्कुल। तो जयराम जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर विशेषज्ञ ने बता दिया है। शिमला मिर्च और टमाटर की बढ़वार आपको बढ़ानी है तो क्या आपको सावधानियां यहाँ पर बरतनी होंगी। एक और ईमेल हमारे पास यहाँ पर आ गया है वाराणसी से म्यानवी जी का, और इन्होंने लिखा है कि पॉली हाउस का ढांचा कहाँ से बनवाएं, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? हाँ, देखिए जो पॉली हाउस का ढांचा है, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि एक जो पॉली हाउस है दो तरह का पॉली हाउस होता है। एक तो जिसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस या पॉली हाउस कहते हैं, जिसमें उसको ठंडा करने का और गर्म करने का प्रयोजन नहीं होता है। दूसरा जिसमें कूलिंग और हीटिंग सिस्टम लगता है। तो इसका ढांचा बनाने के लिए वैसे तो राज्यों के जो कृषि विभाग हैं वहां पर एक सभी राज्यों में एक पैनल होता है ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस बनाने वाली कंपनीज का। तो वहां आप संपर्क कर सकते हैं जिला स्तर पर, जिला उद्यान अधिकारी के ऑफिस में, वहां से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और जो पॉली हाउस संरचना है उसका 1000 मीटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से मिनिमम होता है, जिसकी जो लागत है लगभग 9 से 11 लाख रुपए की होती है। जो कंपनियां हैं जिन्होंने राज्य सरकार ने जिनको नामित किया हुआ है कम से कम दर पर बनाने के लिए, तो अच्छा होगा कि आप उनके मार्फत जाएं और उनके संपर्क में रहकर ही आप अपने क्षेत्र में पॉली हाउस बनवाएं। क्योंकि आपको कम लागत में अच्छा पॉली हाउस अगर बनाना है तो सरकार ने उन कंपनियों को अनुमोदित किया है कि उन क्षेत्रों में वही पॉली हाउस बनाएं और सस्ते दामों पर बनाएं। जी बिल्कुल। तो म्यानवी जी, आपका जो सवाल था कि ढांचा कैसे आप बनवा सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब अगर पॉली हाउस का ढांचा बनवाना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, कहां का आप रुख कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंह, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि टमाटर, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, बिना बीज का करेला भी लगा सकते हैं, तो ऐसे में इनकी कुछ अलग वेराइटियों का चयन करना होगा या फिर जो सामान्य किस्में हैं वही लगाई जा सकती हैं पॉली हाउस में? जी, जब हम पॉली हाउस की बात करते हैं तो वहां पर तापमान और बाकी जो अवस्थाएं हैं बहुत कम एक जैसी रहती हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस कर रहे हैं। तो ज्यादा चुनाव करने का एक ही अभिप्राय होता है कि जो फसल जैसे टमाटर और शिमला मिर्च की है वर्ष पर्यंत चलती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे टमाटर में GS 600 वैरायटी है जो कि बहुत अच्छी चलती है, और अगर आप डैनिला वैरायटी जो कि इजराइल की है, इजरायली कंपनी की है, अगर वो खरीदते हैं तो वो भी पूरे वर्ष भर बहुत अच्छी चलती है। ऐसे ही शिमला मिर्च में है, जैसे अगर आपको लाल पीली शिमला मिर्च लगानी है तो इंदिरा है, नताशा है, ओरोबेली है, और बहुत सारी किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं, और ये लगभग पूरे साल भर रहती हैं। तो जैसे मैंने आप भी बार बार बताया कि अगर आप पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में अपना तापमान 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री या 32 डिग्री तक मेंटेन रख सकते हैं तो आप कोई भी फसल कर सकते हैं जी। और अपेक्षित आर्द्रता आपको 50 से 65 या 70% के बीच में बनाए रखनी आवश्यक होगी, जिससे आपकी फसल को कोई हानि ना हो। बिल्कुल। तो देखिए, आप अगर लगाना चाहते हैं सब्जियां तो आप लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानियां आपको यहाँ पर बरतनी होगी। बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल हमारे पास आ गया है शुभम कुमार जी का, और डॉक्टर कुमार ये आपके लिए है। इन्होंने लिखा है कि कैसे पता करेंगे कि ये प्राकृतिक खेती से उत्पन्न हुई सब्जी है, क्या इसकी कोई जांच या फिर मशीन है जो बता सके कि ये सब्जी प्राकृतिक खेती से उत्पन्न हुई है? मशीन तो कुछ ऐसा नहीं है, अभी मशीन कुछ ऐसा नहीं बना है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन से वो अगर सर्टिफाइड है तो वो हम समझ रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है या केमिकल ट्रीटमेंट है। तो सर्टिफिकेशन एजेंसी से अगर सर्टिफाइड है तो अगर हम समझ जाएंगे कि ये ऑर्गेनिक है या ये नेचुरल फार्मिंग से ये
बिल्कुल उत्पादित किया गया है। जी बिल्कुल। तो देखिए शुभम जी, आपको किस तरह से पहचान करनी है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान के गंगानगर से गंगाराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? ये भिंडी के वैरायटी के बारे में पूछ रहे थे जी। किसकी वैरायटी? कौन सी वैरायटी अच्छी है? भिंडी की कौन सी अच्छी वैरायटी है जो आप लगा सकते हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह? हाँ, अगर आप को वायरस रेसिस्टेंट वैरायटी चाहिए तो हमारी पूसा की A4 करके वैरायटी है, वो बहुत अच्छी है। आप हमारे संस्थान में जो बीज उत्पादन इकाई है वहाँ से संपर्क करें और इसका जो बीज है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत अच्छी किस्म है और बहुत ज़्यादा पैदावार भी देती है आमतौर पर। बिल्कुल। तो भिंडी की कौन सी उपयुक्त किस्म है आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, एक और ईमेल हमारे पास आ गई है सतीश चंद्र सिंह जी की, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर कुमार, आपके लिए सवाल है। इन्होंने लिखा है कि क्या रासायनिक खेती का दुष्प्रभाव मानव शरीर पर वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या हम रासायनिक और प्राकृतिक खेती मिश्रित रूप से कर सकते हैं जिससे उत्पादन भी कम ना हो और साथ ही जीवन भी सुरक्षित रहे? क्या रासायनिक और प्राकृतिक खेती साथ में की जा सकती है? नहीं, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। तो रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती जो हम जिस प्लॉट में करेंगे वो प्लॉट अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही प्लॉट में हम रासायनिक भी खेती करें, उसी पे हम नेचुरल फार्मिंग भी करें, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करें। तो प्लॉट अलग अलग हो, उस प्लॉट में अलग होने से ये क्लियर कट हो जाएगा कि ये जो है, ये इसका प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, ये कितना फायदेमंद है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, ये सॉइल के लिए कितना अच्छा है। तो इससे ये बाइफर्केट हो जाएगा कि किसी चीज को अगर हम टेस्ट करके, अगर खा के, चख के, देख के उसके क्वालिटी को हम एसेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक साथ नहीं की जा सकती, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर की जा सकती है। अलग अलग प्लॉट में जी, अलग अलग खेतों में आप कर सकते हैं, लेकिन मिश्रित रूप से आप ना करें, ये यहाँ पर सलाह नहीं दी जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी ही और भी सलाहें या फिर कहें कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे मेरा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं सब्जियों की संरक्षित खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए आप, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से देवी प्रसाद जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो सवाल जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम
जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, वही खीरा है मेरा, जो है कि जाम करके 2-2 पत्ती का हुआ है, वो जो है कि कीटाणु अंदर से काट दे रहे हैं। खीरा है, 2 पत्तियां अभी तक लगी हैं लेकिन कीड़ा काट रहा है। आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर सिंह इनसे? खीरा आपने कौन सा वाला खीरा लगाया है? ये खुले खेत में है या पॉली हाउस के अंदर है? खुले खेत में लगाया है। खेत में लगाया है। हाँ, खेत में है। तो देखिए अभी तो कीड़ों का प्रकोप है, लेकिन इसमें आपका लीफ माइनर हो सकता है, या आप देख लें कटवर्म तो नहीं है, एक गिनार होती है सफेद, तो वो प्राय नीचे अगर आपने कच्चा गोबर का खाद लगाया है तो वो पैदा हो जाती है और वो रात को निकल कर इसका तना काट देती है। तो इसमें आप कार्बोफ्यूरान या ये दवा आती है बाजार में, थीमेट के नाम से भी आती है, फोरेट के नाम से भी आती है, तो इसके ग्रेनुल्स होते हैं। तो इसको आप आधा चम्मच लगभग एक पौधे के चारों ओर गीले, मतलब जब आपका खेत थोड़ा गीला हो, नमी होनी चाहिए, उस समय उसमें बखेर दें तो इस कीड़े का प्रकोप नहीं होगा। तो अगर ये काटने वाला कीड़ा है तो निश्चित रूप से जो कैटरपिलर होगा, जो इसकी वो होती है ग्रब होता है, उसको ग्रब कहते हैं, रात को निकल के काटता है और फिर जमीन में घुस जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए खीरे में अगर कीड़े की समस्या है, क्या संभावना हो सकती है, क्या बचाव करना है, आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर कुमार का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुमार, अंतिम सवाल आपसे ही, आप हमारे सभी दर्शकों को प्राकृतिक खेती के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? प्राकृतिक खेती के लिहाज से मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो गौवंश की रक्षा के लिए और किसान के आय में वृद्धि करने के लिए सरकार की जो मंशा है, किसान की आमदनी को जो है 2022 तक बढ़ाना था, ये तो बढ़ा ही, प्लस इसकी आमदनी को तिगुनी कर देनी और किसान को जो है लाभान्वित करना, किसान को मालामाल बनाना है। सरकार का जो मंशा है, सरकार का जो परियोजना है, उस परियोजना के अनुसार हर एक किसान को जो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर उनको शिफ्ट करना है, नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट करें, केचुआ खाद का उपयोग करें और इससे क्या होगी, उपज के साथ पैदावार भी अच्छी होगी। बिल्कुल। तो देखिए हमारे किसान अगर प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो कई तरह के फायदे यहाँ पर ले सकते हैं। डॉक्टर कुमार, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप जुड़े, आपने सभी को जागरूक किया, धन्यवाद आपका। डॉक्टर सिंह, आपके लिए एक अंतिम सवाल है मेरे पास, लेकिन आपसे गुजारिश है कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, समय की कमी है मेरे पास। अभी एक मेल आया है, शामिल करना चाहूंगी। राजस्थान से भेरू सिंह जड़ावत जी का मेल है कि लाल भिंडी की खेती राजस्थान में हो सकती है, बीज कहाँ मिलेगा, क्या ये महंगी बिकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। राजस्थान के लिए तो भिंडी बहुत ही उपयुक्त फसल है, और अगर पानी, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है, पानी अच्छा है, खारा पानी नहीं होना चाहिए, खारी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, तो एक काशी भिंडी के नाम से है, जो बनारस में हमारा संस्थान है, सब्जी का जो संस्थान है, वहां से आपको लाल रंग की भिंडी है जिसका नाम काशी के नाम पर ही है, वहां से ले सकते हैं। और ये लाल वाली ये भिंडी महंगी आप उगा बिकती है सकते क्या? हैं। जी बिल्कुल, भिंडी महंगी है, सामान्य भिंडी से ज्यादा दाम होता है। एंथोसाइनिन कंटेंट ज्यादा होता है, तो लोग इसको खाना पसंद। बिल्कुल। तो देखिए एक और सवाल मेरे पास आ गया है, मैं इसे भी शामिल कर लेना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश से है आशीष पटेल जी का, शिमला मिर्च की खेती अप्रैल महीने में खुले खेत में कर सकते हैं, अगर हाँ तो किस्म का नाम बताइए। मध्य प्रदेश से है इनकी मेल। हाँ, देखिए शिमला मिर्च की खेती अप्रैल के महीने में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जी। और इसको अगर आप सितंबर बरसात खत्म होने के बाद अगर लगाएंगे, सितंबर के फर्स्ट और दूसरे सप्ताह में, तो ये निश्चित रूप से हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो किस्म है आपको, वो कैलिफोर्निया वंडर नाम से आती है, जिसके हरे फल ही तोड़कर सब्जी खाई जाती है, वो लाल या पीली नहीं बनेगी, उसी को आप खुले खेत में उगा सकते हैं। बिल्कुल। तो आशीष जी, आपके भी सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है, और इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप हमारे साथ उपस्थित हुए। जी, सभी को धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने सब्जियों की संरक्षित खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में। उम्मीद करते हैं सभी जानकारियां
आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें कि अब हम कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा मुर्गी पालन, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पशुओं के लिए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में। तो दोनों ही अहम विषय हैं। आप पहले ही हम तक अपने सवाल पहुंचा दीजिए, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने सवाल या सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-0660, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और टोल फ्री नंबर के माध्यम से तो आप लाइव सवाल पूछ ही सकते हैं। साथ ही बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। पुनः तमाम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ बता दें आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।